तो बच्चों लोग लास्ट टाइम हमने पैरेलल एंड सीरीज रेशियोज कनेक्ट किए थे। अब हम देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है हीटिंग इफेक्ट। अबे देखो बच्चों लोग, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था जब हम रेजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई रेजिस्टर क्या करता है, करंट को ब्लॉक करने का काम करता है। अब अगर करंट ब्लॉक हो रहे हैं तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पता है ना, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि फोन मोबाइल कोई भी कंपनी का हो गर्म होता ही होता है। अब भाई इसी प्रॉपर्टी का एडवांटेज उठाते हुए हमने क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी पढ़ ली हीटिंग इफेक्ट, कि हम कितनी हीट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी सर्किट में से या किसी भी डिवाइस में से। अब देखिए जैसे आपका गीजर आता है, घर में आप लोग गीजर यूज करते हो, वाटर हीटर यूज करते हो। इस सिस्टम में क्या किया होता है, अंदर है ना बड़ी बड़ी पाइप्स ली जाती है और ऐसी पाइप्स ली जाती है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। भाई जैसे मान लीजिए टीन, भाई टीन एक मेटल है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जानबूझ के ऐसी डिवाइसेस, ऐसे मेटल लिए जाएंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट करंट को ब्लॉक करने का ज्यादा होगा। करंट ब्लॉकेज ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई गीजर के अंदर, फ्यूज के अंदर, भाई फ्यूज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। फ्यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब भाई हमें हीट एनर्जी की फॉर्मूला डेराइव करनी है। एक चीज मैंने हमने 9th में सीखी थी भाई, हीट एनर्जी। अब एनर्जी कोई भी हो, हमने 9th में देखा था कि एनर्जी को हम वर्क डन भी कहते हैं। नॉर्मल केस में वर्क डन भाई किसी चीज को खींचना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना भाई, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला देखा था। तो भाई ये जो वर्क डन है ये क्या है, अल्टीमेटली एनर्जी ही तो है। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसको यहां ले गया। अब भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल और चार्ज दोनों की फॉर्मूला लगाते हैं करंट के टर्म्स में। दोनों की फॉर्मूला करंट के टर्म्स में रखते हैं। तो भाई हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला था भाई, V इज इक्वल टू IR। तो हम V की जगह पे IR रख लेते हैं। और भाई Q, तो स्टार्टिंग में हमने एक और फॉर्मूला देखी थी, I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। कुछ याद आ रहा है? तो इसको यहां ले जाते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू T। बस पिक्चर ओवर, I स्क्वायर आर टी। देखो I इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या हो गया, वर्क डन मतलब एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, तो इसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। तो भाई ये फॉर्मूला मिल गई हमको हीट एनर्जी की, I स्क्वायर आर टी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसको अलग अलग तरीके से देखो, ये हीट एनर्जी की एक ही फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग फॉर्मूला पॉसिबल है। कैसे, I स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला तो ये हो गई नंबर 1, ठीक है। अब चलो मैं क्या करता हूं, यहां पे I के बदले, ये ओम्स लॉ है ना, तो अगर मैं R को नीचे ले जाऊं तो I इज इक्वल टू V बाय R भी बोल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, I की जगह पे V बाय R कर देता हूं। जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं I की जगह पे ओम्स लॉ की मदद से V अपॉन R कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इनटू आर टी, एक एक R कट, तो क्या बन गया V स्क्वायर T डिवाइड बाय R। ये भी आपकी फॉर्मूला बन गई नंबर 2। एक और फॉर्मूला देखो, मैं इसको वापस लिख रहा हूं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसको वापस लिख दिया। अब भाई ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बदले में वैल्यू पुट करता हूं, इस I को नीचे ले जाऊं तो R इज इक्वल टू V बाय I हो जाएगा। तो देखिए
आई स्क्वायर रेजिस्टेंस के बदले V बाय I इंटू टी, एक एक आई कर, तो ये क्या बन गया VIT, VIP नहीं VIT, और ये बन गया तीसरा फॉर्मूला। सर हम कितनी सारे फॉर्मूला याद रखेंगे, आप सिर्फ ये याद रखें। अब देखो बच्चा लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि इसको अवॉइड करो, अवॉइड नहीं करना है। एग्जाम में जो भी गिवन होगा, भाई हो सकता है कि एग्जाम में आपको करंट नहीं दिया होगा, आपको पोटेंशियल दिया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की मदद से करंट निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो अब करंट नहीं दिया, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में करंट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये I के बदले V बाय R कर दो। मतलब एग्जाम में जैसा डेटा गिवन होगा वैसा काम हमको करना है। दो पॉसिबिलिटी है, अगर करंट नहीं दिया है तो पहले यहाँ से करंट निकाल लो, फिर वैल्यू पुट कर दो, या तो फिर डायरेक्टली करंट के बदले V बाय R ले लो। अब अगर मान लो रेजिस्टेंस नहीं दिया है, वो पोटेंशियल दिया है और करंट दिया है, टाइम तो दिया होगा, देखो टी टाइम तो हर फॉर्मूला में है, तो टाइम तो गिवन ही होगा। बट सपोज करो रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, इसमें तो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ओम लॉ की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें पुट कर दो, या तो फिर रेजिस्टेंस के बदले V बाय I कर दो, एक ही चीज है। तो इन दो को याद रखने की जरूरत नहीं है, याद किसको रखेंगे, I स्क्वायर RT को, फिर जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग करेंगे। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? भाई देखो बच्चा लोग, आपको एग्जाम में हीट एनर्जी का डेफिनेशन नहीं आएगा, ये जरूर आ सकता है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। हीट एनर्जी क्या होती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। तो भाई क्या होता है कि जब आप कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट लेते हो तो वो मोस्टली रेजिस्टिव होती है। रेजिस्टिव का मतलब है कि उसमें कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं। भाई देखो, जो वायर आप यूज करोगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी, उसका अपना रेजिस्टेंस। आप अगर कोई बल्ब लगा रहे हो, फैन लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, उसका अपना रेजिस्टेंस। फिर आप जरूर पड़ने पे अलग से रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो, उसका अपना रेजिस्टेंस। तो आपकी जो सर्किट है वो मोस्टली रेजिस्टिव सर्किट होती है। अब जब भी करंट वहां से पास होगा तो जो भी आप पावर दे रहे हो, जो भी आप पावर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पावर सप्लाई कितना होता है वो भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। कुछ एनर्जी, कुछ पावर जो है ना वो वेस्ट के फॉर्म में, भाई अगर आपको आवे ना पावर वेस्टेज या एनर्जी वेस्टेज, तो यही है I स्क्वायर RT। एक्चुअली अपने जब भी हम करंट पास करते हैं तो इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एनर्जी गैस डिसिपेटेड, एक वर्ड यूज आपके यहाँ पे किया हुआ है, डिसिपेटेड। भाई डिसिपेटेड का मतलब है वेस्ट हो जाना, बाहर निकल जाना। सो भाई द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of power dissipated through the circuit is called heating effect। अब एक्चुअली ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है ना वो हीट के फॉर्म में निकल रही है। आपने पावर दिया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, पावर देना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। अब जब आप एनर्जी दे रहे हो तो कुछ एनर्जी डेसिपेट हो रही है, बाहर निकल रही है, वेस्ट हो रही है। डेसिपेट का मतलब याद रखना वेस्ट, तो भाई वेस्ट हो रही है। अब ये जो वेस्ट हो रही है इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो भाई आपके फ्यूज में क्या होता है, वैसे तो हम 13 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट मैं खाली आपको हिंट दे दूं। आपके फ्यूज में कुछ इस टाइप का फ्यूज होता है। आपने पिक्चर में कोई देखा होगा व्हाइट कलर का जो आता था, आजकल के समय, आज तो ऐसे यूज नहीं होते, अभी तो बटन आ गए हैं, बट पहले के समय में ऐसा यूज होता था। और उसके बीच में यहाँ पे एक वायर यूज की जाती थी, जनरली ये 3 वायर होती थी, 3, भाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता था। क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट। अब होगा क्या कि भाई यहाँ पे पूरी वायर कनेक्टेड रहती है, जैसे ही करंट ज्यादा जाएगा, एक लिमिट होती है करंट के जाने की, जैसे करंट उस लिमिट के बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हीट एनर्जी डेवलप होगी और उस हीट के कारण ये जो बीच का वायर है 3 वो पिघल जाएगा।
अब अगर ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो होगा क्या, कनेक्शन टूट गया। इसका मतलब आग लगने से, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो भाई फ्यूज के अंदर, हीटर के अंदर, टोस्टर के अंदर, गीजर के अंदर सब जगह क्या किया जाता है, जानबूझ के रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है और हाई करंट भी दिया जाता है। भाई तभी तो हम नहीं कहते गीजर चालू रह गया बहुत बिल आएगा, टोस्टर ज्यादा पावर खींचता है, हीटर पावर, वाटर हीटर पावर ज्यादा लेता है। क्यों ज्यादा लेता है? बिकॉज मुझे क्या करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है। अब भाई टोस्टर का काम गर्म करना, गीजर का काम गर्म करना, ओवन, माइक्रोवेव ओवन का काम गर्म करना। तो गर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हीट इफेक्ट चाहिए। हीट इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगी, जब मैं करंट ज्यादा दूंगा, जब मैं रेजिस्टेंस ज्यादा दूंगा। अब बेटा टाइम तो देखो, अब टाइम मुझ पे डिपेंड नहीं है। भाई मान लो कि कोई ऐसी चीज है जिसको 20 केल्विन टेम्परेचर चाहिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो वो तब खराब हो जाएगा। तो टाइमिंग जो है वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ को गर्म करना है। तो टाइमिंग मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में क्या है, करंट है, रेजिस्टेंस है। इसीलिए जानबूझ के रेजिस्टेंस भी हाई रखा जाता है और करंट भी वो ज़्यादा खींचता है, इसीलिए तो बिल ज़्यादा आता है। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई अब नेक्स्ट हम देखने जाने वाले हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। भाई जैसे कि पोटेंशियल थी, ताकत थी, वर्क डन था, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जाएगा तो वर्क डन होगा। अब वर्क डन है तो पावर भी होगा। भाई 9th को याद करो, 9th में आप पावर कैसे डिफाइन करते थे? जो बच्चे मेरे पास थे मैंने उसको एक एग्जांपल दिया था कि बेटा आप एक बेंच को उठा के बाहर रखो और एक छोटा बच्चा बेंच को उठा के बाहर रखेगा, तो भाई आपको कम टाइम लगेगा बेंच को उठाने में, लेकिन उस छोटे बच्चे को ज़्यादा टाइम लगेगा। वो रख जरूर देगा, उसमें इतनी ताकत है कि वो रख जरूर देगा, लेकिन आपके कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो उसने ताकत लगाई, अब पावर मतलब क्या होता है भाई, पावर बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी जो अप्लाई की वो कम समय में अप्लाई की। भाई अब अगर मैं एक मारुति 800 की बात करूं, एक सिंपल सी कार, और एक मर्सिडीज की बात करूं, अब होगा क्या, दोनों एनर्जी लगा रही है, दोनों के पास पावर है, लेकिन मारुति 800 अगर मैं एक्सीलेटर लगाऊंगा स्पीड चेंज होगी, लेकिन स्पीड चेंज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर मैं मर्सिडीज का एक्सीलेटर दूंगा तो स्पीड चेंज होगी लेकिन टाइम बहुत ही छोटा लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मर्सिडीज की पावर ज़्यादा है और मारुति की पावर कम है। सो पावर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितने समय में लगाई जा रही है। जो भी एनर्जी लगाई, एक्सीलेटर दिया मतलब एनर्जी लगाना ही हो ना बेटा, तो जो एनर्जी लगा रहे हो वो कितने समय में लग रही है। सो पावर इज नथिंग वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, या आपने पढ़ा भी है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन। यस सर, पढ़ा ना, 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यस सर। सुबह ये याद रखना, वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, और इसकी डेफिनेशन भी यही है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, यही इसकी डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, अच्छा एक चीज मैं पहले बताना भूल गया, ये जो हीट एनर्जी हमने निकाली थी ना I²RT, तो भाई इसकी यूनिट होती है जूल। यूनिट क्या होगी? जूल। भाई ये तो आप 9th में पढ़ चुके हो, एनर्जी कोई भी हो सबकी एक कॉमन यूनिट तो होती ही होती है जूल, चाहे कोई भी एनर्जी हो। अब भाई इसी तरीके से पावर की यूनिट देनी है मुझे, तो पावर की यूनिट हो जाएगी, देखो जूल पर टाइम। सुनते जाओ, सब सुनते जाओ। भाई पावर की एक से ज्यादा यूनिट पॉसिबल है, एक से ज्यादा। पहली जूल अपॉन टाइम, वर्क डन के लिए जूल और टाइम के लिए टी, सॉरी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, टाइम के लिए सेकंड। अब बच्चा लोग इसकी जो एसआई यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है वॉट। वाट नहीं, वाट लगा डाली नहीं भाई, वॉट, WATT, ये इसकी एसआई यूनिट है।
हाँ सर, आपने 9th में बताया था। अगर कभी भी आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, मार्क माय वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल पावर, ह्यूमन पावर नहीं या मैकेनिकल पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर, तो उसको हम किस में देंगे, वॉट में। अच्छा, अब भाई यहाँ पे पावर की भी अलग अलग फॉर्मूला अवेलेबल है और अलग अलग यूनिट भी है, देखते जाओ भाई। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब वर्क डन था, कितना आया था, I² RT अपॉन टी। तो भाई टी टी कट, क्या बचा, P इज इक्वल टू I² टी, ये भी एक फॉर्मूला है। सो भाई इसके हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। एम्पियर सेकंड, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। अब बच्चा लोग हम क्या करते हैं, यहाँ पे I के बदले V अपॉन R कर देते हैं। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है ना, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, क्या हो जाएगा, V² अपॉन R² इंटू टी। तो भाई यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट सेकंड पर ओम स्क्वायर। देखो वोल्टेज, पोटेंशियल की वोल्ट, टाइम के लिए सेकंड और नीचे रेजिस्टेंस पर ओम, वोल्ट सेकंड पर ओम। और बच्चा लोग पावर की एक और फॉर्मूला होती है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है, एक ये याद रखना है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी, और एक दूसरा याद रखना है आपको P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो देखो भाई एक मिनट सॉरी, एक गलती हो गई भाई, यहाँ पे T कटा था तो यहाँ पे R आना चाहिए, सॉरी। सो यहाँ पे हो जाएगी एम्पियर ओम, एम्पियर सेकंड नहीं, याद रखना T तो कट गया था, एम्पियर ओम आना चाहिए। तो उसके हिसाब से T गायब R, T गायब R, तो ये गायब। सो क्या बचा, वोल्ट पर, देखो इसका क्या बचेगा, R कट, V² डिवाइड बाय R। सो वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम, एम्पियर ओम, वोल्ट पर ओम। अब बच्चे लोग हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला थी ना P इज इक्वल टू I² R, हम इसमें क्या करते हैं R के बदले मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो R के बदले क्या वैल्यू हो जाएगी, V डिवाइड बाय I, ओम्स लॉ। सो P इज इक्वल टू I² V डिवाइड बाय I कट, क्या बचा, P इज इक्वल टू VI। भाई आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज पोटेंशियल के लिए वोल्ट, I के लिए एम्पियर। यूनिट, अब थोड़ा आप बोलोगे सर हम यूनिट कितनी कितनी याद रखें, एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ पावर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। तो उस समय आप खाली तुरंत निकाल के देख लो भाई। देखो ऑब्वियस बात है कि ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, 5 यूनिट है। देखो 1 2 3 4 5 यूनिट है। अब आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, तो भाई हो सकता है भूल भी जावे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, ये फॉर्मूला याद रखो और इसके डिपेंडिंग आप अलग अलग फॉर्मूला निकालते जाओ और यूनिट देख लो, ठीक है। दूसरी चीज, फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, तो वो है एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम एंड पावर इज इक्वल टू VI, बिकॉज ये दोनों बहुत यूज होने वाली है आपके पूरे न्यूमेरिकल्स में। तीसरी चीज भाई, अगर SI यूनिट हो, SI यूनिट एक ही है, SI यूनिट हमेशा एक ही होती है, तो अगर क्वेश्चन में SI यूनिट पूछा हो और अगर आप इनमें से टिक करके आओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बाद में बोलना मत, ठीक है। अब बेटा एक और डेरिवेशन देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर का, वो है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे दिया जाता है? E इज इक्वल टू एनर्जी का E इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम। सर ये फॉर्मूला कहां से आई? देखो ये फॉर्मूला कहां से, देखो भाई एनर्जी है, हमने इससे पहले पढ़ा था हीट एनर्जी। भाई वो भी तो एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हुई? जितनी एनर्जी वेस्ट हुई। तो देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं H इज इक्वल टू P बाई टी। एक्चुअली पहले ये फॉर्मूला आया, फिर यहां से यहां ये बना। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो हमने अभी क्या पढ़ा था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था हमने, डन। अब चलो देखो हमने एक और फॉर्मूला डेराइव की है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमने डेराइव की थी वर्क डन अपॉन टाइम की मदद से, है क्या नहीं? तो क्या मैं आई स्क्वायर आर के बदले ऐसा बोल सकता हूं H इज इक्वल टू P इंटू टी। आई स्क्वायर आर के बदले मैंने क्या कर दिया? P रख दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अच्छा एक सेकंड ना, ये एनर्जी अपॉन ये नहीं आएगा, सॉरी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो देखो H क्या है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा इस तरीके से दी जाएगी, E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब भाई कई बार है ना आपको एनर्जी वॉट आवर में, अब देखो एनर्जी का एक यूनिट तो जूल होता ही होता है, डन। दूसरा यूनिट होता है इसका वॉट आवर। कैसे? पावर, पावर के लिए वॉट और टाइम, टाइम के लिए आवर। एक्चुअली यहां पे सेकंड यूज नहीं करते, यहां पे आवर यूज करते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए, आप घर में या तो किसी भी जगह पे हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम क्या बोलते हैं कितने घंटे चलेगी। लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, मशीन चल रही है, तो वो कुछ घंटों के लिए चलती है। ऐसा तो है नहीं कि 4 सेकंड चली और हमने पैक करके रख दिया, ऐसा तो होता नहीं है, घंटों तक चलती ना। चलो 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट चलाई, यूज कर दिया। सो 15 मिनट को भी मैं आवर्स में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ ना। इसीलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम वॉट आवर में लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उसको हम किलो वॉट आवर में लेते हैं। भाई आपके घर में जो बिल आता है ना उस पर लिखा होता है कि आपके 2 महीने का कंजप्शन 5 किलो वॉट आवर हुआ, 100 किलो वॉट आवर हुआ, है ना। किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर का मतलब क्या है? खाली इंटू 10⁻³ कर दो। भाई आपने 9th में भी पढ़ा था इसका कन्वर्जन, किलो वॉट आवर को आपने पढ़ा था, याद है कुछ? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये पढ़ा था आपने 9th के अंदर। तो ये 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एंड बच्चा लोग एक चीज और याद रखो, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं और ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आपके पास एनर्जी 1 किलो वॉट आवर की है, एनर्जी 1 किलो वॉट आवर की है, तो उसको हम 1 यूनिट कहते हैं। आपका जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें क्या लिखा होता है? 300 यूनिट्स कंज्यूम, 250 यूनिट्स कंज्यूम, 120 यूनिट्स कंज्यूम। कितने यूनिट चला? आप कहते हैं ना भाई 2 रुपए 1 यूनिट का, जो भी रुपए है इतने रुपए 1 यूनिट का बोलते हैं। तो भाई यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट, इसका मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतनी एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम यूज करते हैं तब जाके हम बोलते हैं कि हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया। अब आपको इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक लाइट है जो 5 घंटे चल रही है और इतना पावर 1 घंटे में लेती है, तो उसको हमको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बताओ कितना बिल आएगा? ठीक है, इतनी चीज इतने घंटे चल रही है, बताओ कितना बिल आएगा? तो हम देखेंगे उस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है वो इस पे। लेकिन इसको याद रखो कि आपको जो पैसा दिया जाएगा वो 1 यूनिट के लिए बोला जाएगा, 2.53 रुपीज फॉर 1 यूनिट। तो आपको यूनिट निकालना पड़ेगा। अब यूनिट कैसे निकालेंगे? मुझे ये पता करना पड़ेगा कितने किलो वॉट आवर है।
अब कितने किलोवाट आवर का मतलब है E की वैल्यू निकालनी है किलोवाट आवर में, तो आपको पावर दिया जाएगा वॉट, आपको टाइम दिया जाएगा आवर्स, आप उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, वापस सुनो, मुझे क्या चाहिए, मुझे किलो चाहिए, वॉट चाहिए, आवर चाहिए। तो वॉट का मतलब पावर, तो क्वेश्चन में आपको पावर दिया जाएगा, भाई ये ट्यूबलाइट है 5 वॉट की, ये ट्यूबलाइट है 2 वॉट की। हम जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम ऐसा ही कहते हैं कि भाई 2 वॉट की पावर दे दे, 0 वॉट की पावर दे, मतलब 0 वॉट का बल्ब दे, कहते ना। ओके, तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा 5 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे। तो वॉट आवर तो मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो, वॉट आवर आ गया, डन। किलो का मतलब आपको मालूम है 1000, तो भाई जो भी आंसर आता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाएगा आपका किलो वॉट आवर। सपोज करो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 7 किलोवाट आवर, इसका मतलब आपकी 7 यूनिट जली है। फिर 1 यूनिट का पैसा बताया हुआ है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल बिल आपको मिल जाएगा। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बच्चा लोग आपका 12th चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और आज का हमारा लेक्चर भी यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स, और कुछ होमवर्क में भी दिए जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग?